प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल दिया गया या विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका है उसका गणित विषय में अध्याय 9 व्रत और व्रत पर आधारित सवालों का अभ्यास करेंगे। तो पहला इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जिसमें पहला प्रश्न है कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले व्रतों की संख्या। तो 3 ऐसे बिंदु जो एक रेखा पर स्थित न तो उससे सिर्फ एक ही व्रत जा सकता है। इसमें सही उत्तर होगा उसका 1। अर्धवृत्त पर बना कोण। तो अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो कभी भी 90 अंश का होता है। तीसरा है किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसी प्रकार हम देखें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। प्रमेय 9.3 भी के अनुसार वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, उसे हम व्यास कहते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हो तो वे सर्वांगसम होते हैं। वृत्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है या उसे हम जीवा कहते हैं। इसी प्रकार हम देखें एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि किसी एक वृत्त जिसका तल जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है। तो कोई वृत्त अगर एक तल को देखा जाए तो एक इसका अंतः भाग होता है, एक बहिर्भाग होता है और एक बिंदु अगर वृत्त पर स्थित हो तो तीसरा भाग वृत्त स्वयं होता है। तो इस प्रकार 3 भागों में विभक्त करता है। दूसरा प्रश्न है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। तो इसको अगर जीवा 5 सेंटीमीटर इसमें वृत्त के केंद्र से, तो एक जीवा अगर हम इस प्रकार से लें और इसमें इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो प्रमेय 9.3 के अनुसार जब इसको हल करेंगे तो इस जीवा ये 4 आएगा और 4 का दुगुना 8। तो इसलिए इसमें जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है 2 सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याओं में क्या संबंध होता है। तो ये कभी भी समान होती है। अगर सर्वांगसम वृत्त है तो जीवा त्रिज्याएं उसकी समान होती है। वह जीवा, अगला प्रश्न है वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम व्यास कहते हैं। इसी प्रकार हम सही जोड़ी में देखें तो सही जोड़ी बनाना है कि अर्धवृत्त का कोण तो ये 90 अंश का होता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। दूसरा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये इसमें 2 नंबर लिख दिया है। दूसरे का उत्तर है एक वर्ग होता है, तो वर्ग एक चक्रीय समचतुर्भुज होता है, 3 नंबर हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तो व्यास होती है, तो ये 4 का सही उत्तर हो जाएगा। किसी जीवा का लंबार्धक, तो जीवा का जो लंबार्धक होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, प्रमेय 9.3 के अनुसार। फिर छठवा है 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्या है। तो 2 अगर वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं जो होगी वो भी बराबर होगी। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 में देखें तो 5 में सत्य और असत्य है कि वृत्त के केंद्र को वृत्त के पर किसी बिंदु से मिलाने पर मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो ये सत्य है। दूसरा है यदि एक वृत्त को 3 बराबर चाप में बांट दिया है तो प्रत्येक चाप दीर्घ चाप होता है, तो ये संभव नहीं है, इसलिए असत्य है। दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण न्यून कोण होता है, तो ये भी सत्य है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, ये भी प्रमेय है, तो ये भी सत्य है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, ये असत्य है क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 6 देखें तो प्रश्न क्रमांक 6 में है कि वृत्त की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त की परिभाषा की एक तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित हो, मतलब तो उसे हम वृत्त कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक निश्चित बिंदु स्थिर बिंदु हमने ओ लिया जो वृत्त का केंद्र है और निश्चित दूरी ओ ए त्रिज्या के बराबर, तो ये जो पूरा बिंदुओं का समूह है यही इसका वृत्त कहलाएगा। अगला प्रश्न है 2 वृत्तों के सर्वांगसम होने की स्थिति लिखिए। तो 2 वृत्त कब सर्वांगसम हो सकते हैं, यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। तो जब 2 वृत्तों की अगर त्रिज्याएं बराबर हो तो दोनों वृत्त सर्वांगसम होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 8 है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए बराबर
100 अंश, कोण बी बराबर 50, डी बराबर 130, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। अब चूंकि चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यहाँ कोण ए धन कोण सी, तो हमने कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश हो जाएगा। फिर ए का मान 100 अंश है और सी का मान ज्ञात करना है, तो 100 को हम पक्षांतर करेंगे तो 180 में से 100 घटेगा तो 80 अंश बचेगा, तो इसलिए कोण सी बराबर 80 अंश हो जाएगा। इसको हम चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, उससे भी हल कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा बड़ा हुआ है इसलिए हमने उसको सुधार दिया है। तो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश से हल किया। प्रश्न क्रमांक 9, वृत्त की जीवा और वृत्त के व्यास से क्या समझते हैं। तो जीवा तो किसी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है, और व्यास किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 10 है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो यहाँ सर्वांगसम वृत्त दिए गए हैं, तो जैसे मान लें कि दोनों वृत्त सर्वांगसम है, इनकी जीवाएं बराबर दी गई है, तो हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ त्रिभुज AOB और त्रिभुज PO'Q, इसमें OA बराबर O'P, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है, इसलिए OA बराबर O'P हो जाएगा, OB बराबर O'Q हो जाएगा, और AB बराबर PQ हमको दिया गया है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे SSS सर्वांगसमता से। और CPCT से कोण AOB बराबर कोण PO'Q, अर्थात जो जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण दोनों बराबर होंगे। प्रश्न क्रमांक 11 में हम देखें कि एक वृत्त दिए वृत्त के केंद्र को ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। मतलब अगर कोई वृत्त दिया गया तो उसका केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमको बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है कि केंद्र अगर ज्ञात करना, तो जैसे मान लो ये वृत्त दिया गया और इसका हमको केंद्र ज्ञात करना, तो इसके लिए हम 3 चरणों में ज्ञात कर सकते हैं कि वृत्त पर 3 बिंदुओं को लेकर जीवा बनाना। जैसे हमने 3 बिंदु लिए, एक बिंदु यहाँ पर P ले लिया, एक बिंदु Q लिया और एक R, P को Q से मिलाया और Q को R से, फिर PQ का लंब समद्विभाजक खींचेंगे और इसी प्रकार Q का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। इन लंब समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु वही वृत्त का केंद्र होगा। इसी को हमने यहाँ पर स्टेप में लिखा है कि इसके 3 चरण होंगे। दूसरा प्रश्न जो है इसका, ये प्रमेय है जो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और ये महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, इसको बार बार परीक्षा में आता है। तो दिया है OM लंब है AB पर, सिद्ध करना है AM बराबर MB। उत्पत्ति में हमने यह हल इसका करेंगे कि त्रिभुज OAM और त्रिभुज OBM में, इन दोनों में हम लिखेंगे कि OA बराबर OB समान वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा है, और कोण OMA बराबर कोण OMB प्रत्येक 90 अंश का है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे RHS से। और जब ये सर्वांगसम हो गए तो AM बराबर MB हो जाएगा CPCT से। तो इससे सिद्ध होता है कि OM AB को समद्विभाजित करता है। प्रश्न क्रमांक 12 में हम देखें, यदि दो वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा को लंब समद्विभाजित पर स्थित है, लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो इस सवाल के लिए हम इसको चित्र बनाकर इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे यहाँ 2 वृत्त हैं, दोनों जो एक दूसरे को P और Q बिंदु पर प्रच्छेद कर रहे हैं, तो हमको ये सिद्ध करना है कि OM O' इस PQ का लंब समद्विभाजक है। तो हमको दिया गया है कि O और O' वृत्त के केंद्र और PQ उभयनिष्ठ जीवा है। सिद्ध करना है O' जीवा PQ को समद्विभाजित करता है या समद्विभाजक है। तो हम रचना ये करेंगे, केंद्र O और O' को PQ के मध्यबिंदु M से मिलाया। हमने यहाँ पर इस PQ का मध्यबिंदु M लिया और O' को मिलाया। तो इस प्रकार से मिलाने पर हमने प्रमेय पढ़ा है कि केंद्र से जो मध्य बिंदु को मिलाता है वो
उस पर लंब होता है प्रमेय 9.4 के अनुसार। तो वृत्त जिसका केंद्र O है के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु M से मिलाया तो OM लंब होगा PQ पर। ये जो OM है PQ पर लंब होगा। इसी प्रकार OMP, तो इससे OMP ये जो कोण होगा ये 90 अंश का हो जाएगा। चूंकि हमने मध्य बिंदु को मिलाया है तो ये दोनों बराबर है और यहाँ ये 90 अंश का कोण बन गया। इसी प्रकार हम देखें कि दूसरी तरफ भी हमने O'M को मिलाया, तो O'M PQ पर लंब हो जाएगा और इसलिए कोण O'MP बराबर 90 अंश। अब जो दो समीकरण बने हैं अगर इनको जोड़ा जाए तो OMP धन O'MP, तो 90 और 90 180 अंश हो जाएगा। तो OMP धन O'MP बराबर 180 अंश। तो इसलिए जो OM एक सरल रेखा होगी, तो ये यहाँ पर 180 अंश का योग हो रहा है, दोनों का योग 180 अंश हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक सरल रेखा होगी और सरल रेखा है तो ये मध्य बिंदु है और 90 अंश का कोण बन रहा है। इसका मतलब ये PQ का समद्विभाजक है जो हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा कि वृत्त के केंद्र O और O' PQ के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अब हम अगला सवाल देखें, प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 में है कि सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो आयत मतलब ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो हम ABCD हमको सिद्ध करना है कि आयत है। तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कोण A धन कोण C, तो कोण A और कोण C दोनों का जो योग होगा 180 अंश हो जाएगा। अब चूंकि कोण A और C बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो हमने A के जगह A के स्थान पर C लिख सकते हैं या C के स्थान पर A लिख सकते हैं, तो हमने C के स्थान पर A लिख दिया। तो A धन A बराबर 180, तो A और A 2A हो जाएगा बराबर 180। तो A बराबर 180/2, तो कोण A बराबर 90 अंश। तो अर्थात इस समांतर चतुर्भुज में अगर एक कोण 90 अंश का आ गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये चक्रीय चतुर्भुज जो है ये आयत बन जाएगा। ये समांतर चतुर्भुज का एक कोण अगर 90 अंश आ जाता तो ये एक आयत बन जाता है। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। प्रश्न क्रमांक 14 में हम देखें कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करें और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर हम इस प्रकार से चित्र बनाएं कि O' एक 4 सेंटीमीटर की रेखा है, O से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया हमने और O' से एक 4 यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। तो हमको इस चित्र के अनुसार ज्ञात करना है PQ की लंबाई। तो PQ की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो PQ मतलब ये जो दोनों के बीच में उभयनिष्ठ जीवा है। तो हम त्रिभुज OPO' में, तो OPO' अगर चित्र में देखें कि OPO' यहाँ पर ये 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। तो जब इसको हम हल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों 25-25 आ रहे हैं। तो अर्थात ये जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज होगा, अर्थात OPO' समकोण त्रिभुज है। और जब ये समकोण त्रिभुज होगा तो ये इस पर लंब हो जाएगा। और हमको मालूम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसलिए इधर का भाग भी 3 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से PQ बराबर हो जाएगा 2 गुणित PO', तो 2 गुणित 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 15 है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हमको इसको सिद्ध करने के लिए हम इस प्रकार से चित्र बना लेंगे प्रश्न क्रमांक 15 में कि हमने एक चक्रीय चतुर्भुज मतलब जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो। तो जैसे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसमें हमको सिद्ध करना है कि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश होगा। तो हमने एक प्रमेय किया है, प्रमेय 9.7 के अनुसार ये होता है कि जो चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो कोण C जो होगा इसका दुगना ये है, अर्थात कोण C कोण DOB का आधा होगा। इसी प्रकार जो प्रतिवर्ती कोण है,
तो ये इस कोण का ये वाला आधा होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये प्रमेय 9.7 है। तो कोण DOB बराबर 2 गुणित कोण DCB। तो यहाँ जो कोण DOB होगा ये कोण DCB का दुगना होगा, ये हमने लिखा। तो 2 को अगर पक्षांतरित करें तो DCB बराबर हो जाएगा 1/2 DOB। इसी प्रकार इसका जो प्रतिवर्ती कोण होगा, तो प्रतिवर्ती कोण हम निकालें प्रतिवर्ती DOB, तो 360 में से उसको अगर घटाएंगे तो उसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात होता है। तो कोण प्रतिवर्ती कोण DOB बराबर दुगना होगा कोण DAB का। जो कोण DAB है इसका दुगना है, तो ये कोण कितना होगा, तो इसका आधा होगा। तो इसलिए हमने लिखा कोण प्रतिवर्ती कोण जो होगा आधा हो जाएगा कि कोण DAB इसका आधा होगा। अब दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें, तो जब जोड़ेंगे तो DCB धन DAB तो 1/2, तो कोण DOB धन प्रतिवर्ती कोण DOB, तो ये कोण और प्रतिवर्ती कोण दोनों का योग कभी भी 360 अंश होता है। तो 2 से 360 को काटेंगे 180 आएगा। तो इस प्रकार से DCB अर्थात कोण C और DAB अर्थात कोण A, तो कोण C धन A बराबर 180 अंश अर्थात A बराबर A धन C बराबर 180 अंश। अतः चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इस प्रकार हमने सिद्ध किया। अब हम देखिए प्रश्न क्रमांक 16। तो किसी सिद्ध करो कि किसी चतुर्भुज के अंतः समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज चक्रीय होता है। तो ये आपकी पुस्तक में उदाहरण क्रमांक 5 दिया है, गणित की पुस्तक में प्रश्न क्रमांक 147 पर, उसको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम देखिए प्रश्न क्रमांक 17, जो अंतिम सवाल है। एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबी 2 जीवाएं AB और CD समांतर है, केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित है। तो AB और CD के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यह इस प्रकार के सवाल हमको 2 प्रकार से आ सकते हैं। जब जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हो या जीवाएं वृत्त के केंद्र के दोनों ओर स्थित हो। तो यहाँ पर हमको दिया कि विपरीत दिशा में स्थित, अर्थात ये वाला चित्र हम इसके आधार पर सवाल को हल करेंगे। तो इस प्रश्न में हम देखें कि एक जीवा 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी 11 सेंटीमीटर की है। तो हमें पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसको हम इस चित्र के द्वारा देखें कि यहाँ पर तो ऊपर जो जीवा है 5 सेंटीमीटर की, तो इसका आधा 5/2 बन जाएगा। तो AP 5/2 और इसी प्रकार PB भी 5/2। अब नीचे दूसरी जीवा 11 सेंटीमीटर वाली, वो भी DQ हो जाएगा 11/2 और ये भी 11/2। तो इस प्रकार हम इन चित्रों में जो लंब डाला गया है, तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है AOP और दूसरा बन रहा है DOQ। तो यहाँ AB बराबर 5, DC बराबर 11, PQ बराबर 6 है। हमको ज्ञात करना OA वृत्त की त्रिज्या की, OA का मान कितना होगा ये हमको ज्ञात करना। तो यहाँ 2 त्रिज्याएं हैं, एक OA और OD दोनों हैं, और दोनों बराबर होगी क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम एक बार त्रिभुज AOP में ज्ञात करेंगे और एक बार त्रिभुज DOQ में ज्ञात करेंगे। तो हमने देखा कि त्रिभुज OPA में तो OA का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन AP का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। तो OA का वर्ग बराबर x वर्ग धन 5/2। हमने यहाँ पर जो दूरी है इसको, ये कुल दूरी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ O से P तक मान लिया x। तो जो बची हुई ये वाली 6 ऋण x हो जाएगी। तो हम जब इस त्रिभुज में लेंगे तो यहाँ x वर्ग धन 5/2 का वर्ग हो जाएगा। तो OA का वर्ग बराबर x वर्ग धन 25/4, 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4। अब हम दूसरा त्रिभुज ले लें OQD में। त्रिभुज OQD में जो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हो जाएगा कि OD का वर्ग बराबर OQ का वर्ग धन DQ का वर्ग। तो यहाँ पर OQ जो है 6 ऋण x है, तो 6 ऋण x लिखा, इसका वर्ग है, और DQ 11/2 है। अब हम यहाँ देखें कि इसमें A ऋण B का वर्ग, ये सर्वसमीका का उपयोग होगा। तो ये हो जाएगा A वर्ग धन B वर्ग ऋण 2AB धन 121/4। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा 6 का वर्ग 36, x वर्ग ऋण 6 दूनी 12x धन 121/4। समीकरण 1 और 2 में जो OA है और OD ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों बराबर होंगे। तो इसलिए हम समीकरण 1 और 2 के मानों को दाहिने पक्ष को बराबर करेंगे। तो यहाँ x वर्ग से x वर्ग कट जाएगा। x वाला जो 12x ऋण का है इसको पक्षांतर करके इधर ले आए हमने, और बाकी सभी संख्याओं को दाहिनी तरफ पक्षांतरित किया। तो 12x बराबर 121 ऋण 25
लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो 36 गुणित 4 144 हो जाएगा। धन वालों को जोड़ेंगे, उसमें से ऋण घटाएंगे तो 240/4 बचेगा। जिसको सरल करेंगे तो 60 बार कटेगा। 12 का पक्षांतर करेंगे हम तो x बराबर 5 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में x बराबर 5 रख देंगे तो समीकरण 1 था हमारा कि OA का वर्ग बराबर x वर्ग धन 25/4, तो x की जगह आ जाएगा 5 का वर्ग। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से OA का वर्ग बराबर 25/4 लघुत्तम समापवर्त लेंगे 4 आएगा। 100 धन 25 125/4, तो OA बराबर क्या होगा, तो ये वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा 125/4। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड लिख लिए तो 5 की जोड़ी बन गई, तो 5 करनी 5/2 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो त्रिज्या है 5 करनी 5/2 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। करनी 5 का मान रखकर हम उसको दशमलव में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सभी सवालों का अच्छे से अभ्यास करें, बार बार इनको हल करके देखें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे ला सकें। धन्यवाद।